अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इस ऑनलाइन वर्कशॉप में। स्टूडेंट्स, आज की वर्कशॉप का टाइटल था एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैं वेलकम करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को आज की वर्कशॉप में और हम वेट करते हैं स्टूडेंट्स का कि वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वर्कशॉप का लिंक शेयर किया जा चुका है। याद रहे स्टूडेंट्स, ये एक सर्टिफाइड वर्कशॉप है। इसकी कंप्लीशन पर आपकी अटेंडेंस होगी और अटेंडेंस के बाद आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे पहले हमने लैब रिपोर्ट इंटरप्रिटेशंस पर वर्कशॉप की थी और उसका आपको सर्टिफिकेट मिला था, ई सर्टिफिकेट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन हुआ होता है, जिससे आप फ्यूचर में अगर कहीं जॉब पर अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी अप्लाई करते हैं और वो कंफर्मेशन लेना चाहते हैं हमसे, तो हम आपके सर्टिफिकेट को कंफर्म करके देते हैं। तो सेशन के बीच में किसी भी वक्त में आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। उस अटेंडेंस के वक्त आप सबको एक्टिव रहना है ताकि आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हासिल कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को यूट्यूब पर सुन रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो वो 0333224331 पे अभी मैसेज कर दे, रजिस्ट्रेशन करवा दे, ताकि उसका भी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उसे मिल जाए। तो जो बात करने जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स, वो है कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी की। देखो, हार्ट का सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपकी पूरी बॉडी में हार्ट इज़ एन ऑर्गन जो आपकी बर्थ से पहले एक्टिव हो जाता है और जब तक ये बंद नहीं होता डेथ डिक्लेयर नहीं की जाती। कोमा के पेशेंट्स में बाज़-औक़ात न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देते हैं, ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हार्ट चल रहा होता है तो क्लिनिकली एंड लीगली डेथ डिक्लेयर नहीं होती। लेकिन जिस वक्त हार्ट काम करना बंद करता है, हम कहते हैं डेथ डिक्लेयर हो जाएगी, बिकॉज हार्ट का एक मैसिव फंक्शन था पंपिंग ऑफ द ब्लड, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो वो जब डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंचता तो उस कंडीशन को फिर हम नाम दे रहे होते हैं क्लिनिकली डेथ का। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझना। आज की इस वर्कशॉप में जो हमारी ऑडियंस है, इस ऑडियंस में हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट में डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स तमाम मौजूद हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो एक मैसिव गैदरिंग इस वक्त हमारे पास है जिनके साथ हम इस वर्कशॉप को डिस्कस कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर हम एक जस्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए चैट में अब आप सब अपना नाम लिख दें और नाम के साथ अपना प्रोफेशन मेंशन कर दें लाइव चैट बॉक्स में, ताकि एक दूसरे से हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो जाएं कि कौन कौन की सी फील्ड के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी इस वक्त लाइव चैट पर आप लोगों के साथ मौजूद हूं। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं अब अपने टॉपिक को तफसील के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रोड मैप और ऑब्जेक्टिव है, हम सबसे पहले हार्ट की एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हम कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। हम एसए नोट, एवी नोट पर बात करने जा रहे हैं और फिर लास्ट में हम एक छोटा सा क्विज करेंगे एमसीक्यूज़ का, जिससे हम एवोल्यूशन कर लेंगे अपनी कि जो चीज़ें हमने समझी उन चीज़ों से हमें किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो मेडिकल प्रोफेशन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स देने होते हैं। उन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो अभी से अगर आप अपना माइंड बड़ा क्लियर रखते हैं कि आपको गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जाना है, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाना है, तो आप अपना माइंड बड़ा क्लियर रखते हैं। तो ये इसीलिए आपके अंडरग्रेड स्टडी के वक्त में मैं आपको इस मोड पर लेकर आ रहा हूँ कि आपको एमसीक्यूज़ भी समझना आना शुरू हो जाएँ। तो 10 क्वेश्चंस होंगे लास्ट में जिनको हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करने जाएंगे, हम उनकी फिब्रस स्केलेटन की बात करेंगे कि हार्ट जनरेट कैसे होता है। हम कंडक्शन एनाटॉमी की बात करेंगे। कंडक्शन एनाटॉमी से मुराद है हार्ट को, हमने कहा हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करना है, प्लीज़ इस बात को क्लियर रखिएगा अपने माइंड्स में। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ नॉट टू प्यूरिफाई द ब्लड, हार्ट इज़ जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। जैसे आपके घर में पानी की मशीन काम करती है, हार्ट बिल्कुल वैसा ही काम करने जा रहा है। हार्ट कोई प्यूरिफिकेशन नहीं करता, तो वो कैसे कंडक्ट करता है मुख्तलिफ पार्ट्स को। एंड देन द कोरोनरी डायनामिक्स।
कॉरोनरी को हम अलग से इसलिए बात करते हैं बिकॉज कॉरोनरी आर्टरी इज़ द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। और जब आप सुनते हैं कॉरोनरी से कनेक्ट हुई हुई डिजीज़ तो आप उसमें नाम देते हैं एंजियोग्राफी का, एंजियोप्लास्टी का, कि सर उसमें एंजियोग्राफी होती है, कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास होता है। तो उन तमाम बातों को भी आज हम बहुत आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम फिब्रिस स्केलेटन इन एक्सटर्नल लैंडमार्क्स पर। तो हमने कहा सर एनाटमी, लैंडमार्क्स एंड सल्काई। कॉरोनरी सल्काई से हमारी मुराद है इट इज़ बेसिकली एन एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर से मुराद है बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं जिनमें हमारे पास 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। मेक श्योर कि जो ह्यूमंस हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है और डबल सर्किट प्लान है। अब क्या मतलब था मेरे इस लफ्ज़ डबल सर्किट प्लान का? देखो हमारे पास लेट सपोज़ अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज़म है और उसका हार्ट 2 चैम्बर्ड है। जब उसका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है तो उसकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाता है। इसको हम नाम देते हैं सिंगल सर्किट प्लान का। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि किसी ऑर्गेनिज़म में 4 चैम्बर्स मौजूद हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो हम कहते हैं सर ब्लड की एंट्री होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो बाहर जाता है, फिर वो दोबारा री एंटर होता है। तो जब वो दोबारा री एंटर होकर आता है तो उस केस को हम नाम देते हैं डबल सर्किट, चूँकि एक ही वक्त में 2 मरतबा वो आपके हार्ट में एंटर हुआ तो आपने उसको नाम दे दिया डबल सर्किट प्लान का। तो ह्यूमंस आर इन अ कैटेगरी ऑफ डबल सर्किट प्लान। हम डबल सर्किट प्लान की कैटेगरी में आते हैं। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि एट्रियाज और वेंट्रिकल्स मौजूद हैं और इनके दरमियान में हमारे पास जो गैप मौजूद है या जो स्पेस आता है या जो कनेक्शन बनता है उसको हम नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर। सो इट बेसिकली इंसर्कल्स द हार्ट। इट जनरेट द बाउंड्री बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, यानी आपके इन 4 चैम्बर्स में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी बाउंड्रीज जनरेट होंगी कि कितने एरिया तक आपके पास राइट वेंट्रिकल होगा, कितने एरिया तक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई। पहले था आपके पास एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, जिसमें आपने कहा इट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग द बाउंड्रीज बिटवीन एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स। अब हम कहते हैं सर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, सो इट ओवरलाई द इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम एंड इट कंटेन द क्रिटिकल कोरोनरी वेसल्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेंट्रिकल सेप्टम की लेयर जनरेट कर रहा है और इसके पास कोरोनरी वेसल्स मौजूद है। कोरोनरी से पहले क्रिटिकल हमने इसलिए कहा क्योंकि ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है। अगर कोई और आर्टरी बंद होती है, फॉर एग्जांपल ब्रैकियल आर्टरी का क्लोजर होता है, तो आपके हैंड्स को ब्लड सप्लाई बंद होता है। क्लेविकल, सब क्लेविकल का अगर आपके पास पाथवे बंद होता है तो आपके शोल्डर का ब्लड सप्लाई रुकता है। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी का ब्लड सप्लाई रुकता है ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू थ्रोम्बस, ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर, तो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। एंड कैन यू इमेजिन कि अगर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट हाइपोक्सिया कंडीशन में जाएगा। हाइपोक्सिया इज़ डिक्रीज ऑक्सीजन कंडीशन। जब हार्ट हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएगा, अच्छा कुछ मुश्किल अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं बहुत आसान करके आपके सामने इस बात को समझाऊं, लेकिन डेफिनेटली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ कुछ मुश्किल आएंगी तो प्लीज़ नोट इट डाउन। कोशिश कीजिएगा उनका मतलब ढूंढने का। अगर नहीं मिलता, आई एम अवेलेबल एट व्हाट्सएप, आप मुझसे उस लफ्ज़ का मतलब समझ सकते हैं। तो हाइपोक्सिया हमने कहा डिक्रीज ऑक्सीजन कंडीशन है जिससे आपके हार्ट पर प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट में लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कार्डियक आउटपुट, जिसका मतलब होता है हार्ट कितना ब्लड दे सकता है बॉडी को ऑक्सीजनेटेड। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कार्डियक इनपुट, जिसका मतलब होता है कितना ब्लड हार्ट के पास आता है। सो आर्टरीज से ब्लड वापस जाता है, वेन्स ब्लड लेकर आती हैं। तो जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा का लोड है आपके हार्ट पर, वो आपके पास कहलाता है कार्डियक इनपुट, और फिर डोर्सल एओर्टा के थ्रू जो रिलीज़ होकर वापस जा रहा है उसको आप नाम देते हैं कार्डियक आउटपुट। इन दोनों का रेशो अगर हम निकालते हैं तो आपकी कार्डियक एफिशिएंसी आपको मिलती है।
रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास हार्ट की एफिशिएंसी आती है। तो हम कहते हैं कितना % हार्ट काम कर रहा है, वो इनपुट और आउटपुट से पता लगता है। ब्लड आया फॉर एग्जांपल 1000 ml, ब्लड गया फॉर एग्जांपल 600 ml, सो द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट इज़ 60%। तो हम कहते हैं 60% हार्ट इज़ वर्किंग। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लिनिकल एपेक्स। So clinical apex is basically formed entirely by the left ventricle. It projects into the left fifth intercostal space, the mid-clavicle line. इंटरकोस्टल स्पेस से मुराद क्या होगा सर? आपकी थोरैक्सिक जो कैविटी है उसमें इंटरकोस्टल मसल्स हैं। उन इंटरकोस्टल मसल्स का जो आपके पास स्पेस है उसको आप नाम दे रहे हैं इंटरकोस्टल स्पेस का। थोरैक्सिक कैविटी में रिब्स मौजूद हैं, तो आपके पास उनकी लाइनिंग्स हुई हुई हैं। उन लाइनिंग में आप नंबर 5 कह रहे हैं। आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा तो वो आपकी पसलियाँ काउंट करके स्टेथोस्कोप रख के कभी कभार सुनता है हार्ट बीट्स को। सो दैट इज़ बेसिकली ही इज सर्चिंग अबाउट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिस फिब्रस एंड स्केलेटन। नाउ व्हाट इज़ द थिंग जो बेसिक हार्ट का स्केलेटन बना रही है? देखिए, स्केलेटन से हरगिज़ मुराद बोन्स नहीं होती। स्केलेटन का मतलब होता है आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है। सो स्ट्रक्चरल एंकरेज के लिए हम कहते हैं सर, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 डेंस कोलेजन रिंग्स विच सराउंडिंग द वॉल्व्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। 4 डेंस कोलेजन रिंग्स मौजूद हैं जो वॉल्व्स को सराउंड कर रहे हैं। नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी वॉल्व्स? सो अ टोटल ऑफ 2 वॉल्व्स, सेमिलुनार वॉल्व्स एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। फिर सेमिलुनार वॉल्व्स की 2 होते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी 2 होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स को आप नाम देते हैं ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वॉल्व। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स? अगर हम इसकी एनाटमी में आते हैं और कहते हैं कि वॉल्व का क्या फंक्शन होगा, तो बेसिकली वॉल्व का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। प्लीज़ रिमेंबर, आपके घर में पानी के वॉल्व लगे होते हैं जिनको आप वाल कहते हैं, और उनका काम आपके पास उसके फ्लो को कंट्रोल करना होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 2 पोर्शंस हैं, एक पोर्शन में पानी भेजना है, एक पोर्शन में पानी नहीं भेजना, तो आप क्या करते हैं? जिसमें पानी नहीं भेजना उस हिस्से का वाल बंद कर देते हैं, आम लफ्ज़ों में हम उसको कहते हैं। हार्ट में भी आपके पास जो ब्लड की मूवमेंट होने जा रही है, उस ब्लड की मूवमेंट के लिए आपके पास वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सर, अगेन वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, और इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में हमने कहा कि सर हमारे पास सबसे पहले ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड मूव होता है लंग्स में। अब जब आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ब्लड वापस ऊपर जाए, चूँकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्व मौजूद है, ये वॉल्व इस बैक फ्लो को स्टॉप करेगा ताकि ये आपके पास दोबारा से ऊपर की तरफ ना जाए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर से क्या मुराद है हमारी? हम कहते हैं सर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। लैब रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन सेशन में हमने ये बात समझी थी कि हमारे पास ईसीजी का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हमने कहा था कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के जो इम्पल्स हैं उनको आप मेजर कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स आपका एट्रिया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो हम मेजर कर रहे होते हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी से मुराद है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में हम कहते हैं इट इज़ इलेक्ट्रिकली डीकपलिंग एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। डीकपलिंग का मतलब है सेपरेट आउट करना, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स करना। देन मायोकार्डियल इंसर्शन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मायोकार्डियल? मायोकार्डियल बेसिकली निकला लफ्ज़ मायोकार्डियम से, और मायोकार्डियम निकला मायोकार्डियक सेल से, तो हमारे पास मायोकार्डिक सेल्स मौजूद होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एनाटॉमिकल ओरिजिन एंड इंसर्जन पॉइंट फॉर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिंक्टिया। नाउ सिंकाइटिया से हमारे यहाँ क्या मुराद है? ये वर्ड निकला है सिंक से। सिंक का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक ऑप्शन होता है, जीमेल पर जब आप जाते हैं तो इस तरह का आपको एक सिंबल मिलता है और इसके नीचे सिंक लिखा हुआ होता है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा घूमता है और आपके जीमेल और आपके मोबाइल की चीज़ें आपस में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती हैं, दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। ये सिंक कहलाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल का सिंक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एट्रियास और वेंट्रिकल अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से ब्लड का फ्लो डैमेज होगा।
अब यहाँ पर कुछ लम्हा लेकर मैं आपको कार्डियक साइकिल थोड़ी सी तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कार्डियक साइकिल में स्टूडेंट्स हम कहते हैं, अगेन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं 4 चैम्बर्स। हम इसको नाम देते हैं राइट एट्रियम। ये आपके पास जो है वो राइट वेंट्रिकल है। फिर इसको हम कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम और इसको हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सबसे पहले एंटर होता है राइट एट्रियम में बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, देन मूव करता है वो राइट वेंट्रिकल में, देन मूव करता है वो लंग्स में, लंग्स से वापस आता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से मूव करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंड देन डॉर्सल एओर्टा में। अब ये ऐसे नहीं हो रहा होता जैसे मैंने आपको बताया, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन एक साथ में हो रही होती है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ सिंगल साइड कॉन्ट्रैक्शन, एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम कहते हैं सर अब ये हमारे पास जो है वो सिंक होना ज़रूरी है कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये सिंक नहीं हुए, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने भी उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड तो नीचे जा ही नहीं सकता, ब्लड की पंपिंग ही नहीं होगी, ब्लड फिल ही नहीं हो रहा होगा। तो ये आपके पास मायोकार्डियल सेल्स बेसिकली ये फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। और जब आपके हार्ट में यही सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नाउ कमिंग टुवर्ड द चैम्बर्स एंड देयर इनफ्लो मैकेनिक्स। सो वी हैव राइट एट्रियम, इट फीचर्स अ स्मूथ पोस्टीरियर वॉल जिसे हम नाम देते हैं साइनस वेनारम, एन एंटीरियर पैक्टिनेट मसल वॉल्व डिमार्केटेड बाय इंटरनल क्रिस्टा टर्मिनालिस। अगर आपने अभी कुर्बानी के वक्तों में जानवरों के दिल देखे तो बाहर से बड़े स्मूथ होते हैं, सो दैट स्मूथ इज़ बेसिकली साइनस वेनारम और अंदर मस्कुलर लेयर्स मौजूद हैं। फोसा ओवैलिस, फोसा बेसिकली हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हॉलो स्पेस के लिए। ये एनाटमी की टर्म्स हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम मल्टीपल सिस्टम्स की एनाटमी पढ़ें। जब हम स्कल की एनाटमी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हमें ऑसिपिटल फोसा मिलेगा। इसका मतलब होता है वहाँ पर आपके पास जो डिप्रेशन मिल रही है अंदर, सो अ प्रोमिनेंट फिब्रस डिप्रेशन इन द इंटर एट्रियल सेप्टम रिप्रेजेंटिंग द ऑब्लिटरेटेड फीटल फोरामेन ओव्यूल। फोरामेन से मुराद होती है वो पाथवे जहाँ से मूवमेंट होती है चीज़ों की। जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, अगर आप में से किसी ने एनाटमी पढ़ी है अगर लोअर लिम्ब की, तो उसमें टिबिया फिबुला में आपके पास सेंटर में न्यूट्रेंट फोरामेन होता जिससे न्यूट्रिशन मूव करती है। तो फोरामेन बेसिकली ऑफिस में भी कुछ जो वर्कर्स होते हैं उनकी डेजिग्नेशन फोरामेन होती है कि उनको मूव करना है, इधर से उधर जाना है, डाक लेकर जाना है, मूवमेंट करनी है। सो ये वर्ड्स वहाँ से मिले हुए, हमें इन वर्ड्स का मतलब हमें समझना है। राइट वेंट्रिकल इज कोर्सली ट्रिबेकुलेटेड बिकॉज जो सेल्स मौजूद हैं उनका नाम है हमारे पास ट्रिबिकुलाई कार्नाई। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ट्रैक्स आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो से मुराद है ब्लड का आना, ब्लड का जाना। तो ब्लड की जो मूवमेंट हो रही है वो आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड है कॉनस आर्टेरियोसिस जिसे हम नाम दे रहे होते हैं इन्फंटिबुलम। इट इज़ ए स्मूथ वॉल्ड कोन शेप्ड आउटफ्लो पाथवे लीडिंग डायरेक्टली इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। देखो अभी हमने कहा था, अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं, सो हम कहते हैं सर इफ़ द ब्लड इज़ एंटरिंग द राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल, सो यहाँ से उसको मूव करना है लंग्स पर। व्हेन इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लंग्स दैट मीन्स कि आपके पास कोई तो लेकर जाएगा इसको लंग्स तक, और जो लंग्स तक लेकर जाएगा, अब 2 ब्लड वेसल्स हैं आपके पास, इट कुड बी आर्टरी, इट कुड बी वेन। जो ब्लड से दूर जाता है उसे हम आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड के नज़दीक आता है, हार्ट के नज़दीक आता है, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, जो दूर जाता है हार्ट से उसे हम वेन कहते हैं, और उसे हम आर्टरी कहते हैं, और जो नज़दीक आता है उसे हम वेन कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आपको हार्ट से दूर जाना है, सो हार्ट से दूर जाने के लिए आपको क्या चीज़ देनी पड़ेगी, आपको एक आर्टरी देनी पड़ेगी। तो इस आर्टरी में ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए जब आप आर्टरी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कंटेन प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन में अब जब आपको वापस आना है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ़्ट एट्रिया की तरफ, तो आप कहते हैं सर वेन लेकर आ रही है, चूँकि हार्ट की तरफ तो वेन आती है, तो आप यहाँ पर कहते हैं ऑल द वेन्स कंटेन इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी। तो पल्मोनरी ट्रंक जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी एरिया ताकि वो लंग्स तक पहुँच सके। एंड लंग्स इज़ द रीजन जहाँ पर आपके पास कंप्लीट
प्योरिफिकेशन होने जा रही है ब्लड की, प्योरिफिकेशन इन द सेंस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाता है। प्लीज़ रिमेंबर अ सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो लेफ्ट साइड इज लेफ्ट एट्रियम, primarily smooth wall, receive oxygenated blood from the pulmonary veins. Vestigial pectorate muscle is restricted to the auricle. Vestigial से मुराद है the muscles which are in the body. इस वक्त कोई एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर रहे, लेकिन शायद इससे पहले इनका फंक्शन था। फॉर एग्जांपल हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम पार्ट है वहाँ पर हमें वर्मीफेरन अपेंडिक्स मिलता है। इस अपेंडिक्स का आपकी बॉडी में इस वक्त कोई काम नहीं है, शायद उससे पहले किसी काम की थी। आपके वर्टिब्रल सिस्टम में जो आपकी एनाटमी पढ़ते हैं जब, तो आपकी लास्ट वर्टिब्री है कोकाइक्स, सो वो टेल बोन है। तो इस वक्त चूँकि टेल प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं वो भी हमारे पास शायद किसी वक्तों में मौजूद हुआ करती थी। मायोकार्डियल थिकनेस रेशो लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल, इट इज़ टिपिकली 3:1. So thick wall is required to generate pressure needed to overcome the systemic vascular resistance. आपको पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, पुश करना है डोर्सल एओर्टा में, तो यहाँ पर आपको जो मायोकार्डियल सेल्स मौजूद हैं वो थिकन होंगे। सो लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ मोर थिक देन द राइट वेंट्रिकल, और इसका रीज़न आपके पास अब यहाँ पर आता है, इसलिए कि आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से हाई प्रेशर जनरेट करके पूरी बॉडी तक पहुँचाना है। सब वल्वुलर अपरेटस पैपिलरी मसल्स मौजूद हैं जिसमें आपके insert into chordae tendineae attaching to the free margins of the mitral valve leaflets. लेफ्ट साइड पर आपके पास मौजूद है bicuspid valve, chordae tendineae आपके पास वो स्पेशलाइज सेल्स मौजूद हैं, मसल्स मौजूद हैं जिनका काम वॉल्व को ओपन और क्लोज करना है, जैसे दरवाज़ों के बाहर आपके पास डोर क्लोजर लगे हुए होते हैं। एओर्टिक वेस्टिबुलर, these are a smooth walled outflow tract immediately superior to the anterior mitral leaflet leading to the aortic root, because अब इसके बाद आप मूव कर रहे होते हैं एओर्टा पर, डोर्सल एओर्टा पर। तो रूट क्या है, याद रखिएगा रूट को, रूट है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल टू द डोर्सल एओर्टा, और इसी सब के बीच में आपका इसी जनरेट हो रहा होता है। ये जो PEQRS आपके पास बनता है ये आपके पास एट्रियल सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर बन रहा होता है, पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन पर। दैट क्लियरली मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ECG देखकर आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि विच एरिया ऑफ द हार्ट इज़ बेसिकली नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मायोकार्डियल माइक्रो आर्किटेक्चर एंड द हिस्टोलॉजी। मायोकार्डियल की हम अब हिस्टोलॉजी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है मायोसाइट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दे आर स्ट्राइएटेड्स। स्ट्राइएटेड से हमारी मुराद है कि इनके पास जो है वो बैंड्स मौजूद होंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, अगर एनाटमी आप पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि हमारे मसल्स में 2 तरह के प्रोटीन्स मौजूद हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। उस एक्टिन और मायोसिन पर आपके पास जो है वो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। वो एक्टिन और मायोसिन जो बैंड्स जनरेट करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने पर, अगर दोनों एक साथ होते हैं तो वो डार्क दिखता है, सिंगल होता है तो लाइट दिखता है, फिर डार्क दिखता है तो वो लाइट और डार्क बैंड दिखा रहा होता है, इन्हें आप स्ट्राइटेड कहते हैं। शॉर्ट ब्रांचिंग इंडिविजुअल कार्डिक मायोसाइट कंटेनिंग सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये एक सिंगल न्यूक्लियाई से मौजूद है। इंटरकैलेटेड डिस्क, जो 3 मसल्स हैं आपके पास, हम कहते हैं सर स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल। इन तीनों में आपके पास मल्टीपल डिफरेंसेस हैं। आपका जो कार्डिक मसल है उसमें सिंक्टियम मौजूद है और इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद है। सो इंटरकैलेटेड डिस्क आपके पास और सिंक्टियम आपके पास मौजूद है इसकी रिदमिक मूवमेंट के लिए। जो रिदमिक मूवमेंट हो रही है हार्ट की मूवमेंट के लिए हम 2 टर्म पढ़ते हैं, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया इज़ द इंक्रीज हार्ट बीट, तेज़ हो जाना पल्पिटेशंस का, और ब्रैडीकार्डिया इज़ द डिक्रीज हार्ट बीट। सो डार्क स्टेनिंग ट्रांसफर्स बाउंड्रीज, दे कपल एडजेसेंट टू द कार्डियोमायोसाइट बोथ मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली, बिकॉज आपका हार्ट मैकेनिकल भी फंक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन भी कर रहा है। Desmosomes, they provide mechanical tensile strength to prevent the cellular splitting during high stress systolic contraction. अगर आपका हार्ट हाई स्ट्रेस सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो उस वक्त जो सेल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल टेंसाइल प्रोवाइड करते हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं डेस्मोसोम्स का। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम कहते हैं सर गैप जंक्शन नेक्ससिस, लो रेजिस्टेंस
पोर नेटवर्क फैसिलिटेटिंग रैपिड आयोनिक ट्रांसपोर्ट एंड सिंक्रोनस डीपोलराइजेशन। इस नेक्सस में या गैप जंक्शन में, जंक्शन से मुराद है जहाँ दो चीज़ें आपस में आकर कनेक्ट हो रही हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं प्रॉपर आयोनिक ट्रांसपोर्ट यानी सोडियम पोटेशियम के जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, एंड सिंक्रोनस डीपोलराइजेशन यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा आपके पास रिलैक्स होगा। फंक्शनल सिंक्सियम, इट प्रोमोट ऑल और नन मल्टी चैम्बर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस, यानी अगेन आपके पास जो सीक्वेंस बन रही है कॉन्ट्रैक्शन की वो सिमिलर बन रही है। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद ब्लड पोर आउट हो रहा है वेंट्रिकल्स में, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड पोर आउट हो रहा है लंग्स में और डोर्सल एओर्टा में। इतनी देर में दोबारा से आपके पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम फिल हो चुके हैं, उसके बाद फिर वो मूव करेंगे, ये आपके पास कंप्लीट सिस्टम मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, नाउ दे आर एक्सट्रीमली हाई। वाई? नॉर्मल सेल्स में अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन की आपको कमी होती है एक्सेसिव मूवमेंट पे, तो आपकी रेस्पिरेशन एक नया पाथवे कनेक्ट कर देती है, वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की तरफ जाती है। यहाँ पर आपको एरोबिक मेटाबॉलिज्म हार्ट में मैक्सिमम चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। तो जब आपको ये मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूस चाहिए तो इस कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म होने के लिए आपको और एक्सेसिव ATPs की ज़रूरत होती है और एरोबिक सिस्टम आपको एक्सेसिव चलाना होता है, इसीलिए आप कहते हैं दे हैव एक्सट्रीमली हाई 40% ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक वॉल्यूम माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। तो हार्ट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मौजूद है। रिमेंबर, अगर आप फिजियोलॉजी के लिए गाइटन पढ़ते हैं तो गाइटन के चैप्टर में, सेल चैप्टर में बात बड़ी क्लियरली मेंशन की हुई है कि हर सेल में हर ऑर्गेनील मौजूद होगा, लेकिन जिन सेल्स में उन ऑर्गेनील की एफिकेसी ज़्यादा होगी वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टमक के सेल्स में आपके पास लाइजोसोम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लिवर में आपके पास पेरोक्सिसोम ज़्यादा होगी। आई रिकमेंड कि फिजियोलॉजी आप गाइटन से पढ़ें और उस गाइटन की एक एक लाइन को पढ़ें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं आपको आगे कोई भी चीज़ इतना आसानी से समझ नहीं आती है। अब आइए ज़रा यहाँ पर वल्वुलर एनाटमी एंड देयर बायोमैकेनिक्स, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत आसान करके और टैबुलर फॉर्म में तमाम चीज़ें समझाऊँ। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल भी जाएंगी जो लोग रजिस्टर्ड हैं, और मैं इस वक्त चैट्स को देखकर अंदाज़ा कर रहा हूँ, चैट्स पर बात भी कर रहा हूँ आप लोगों के। दिस इज़ अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, लेकिन हम यूट्यूब प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं जिसमें लाइव चैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो उससे मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ। प्री रिकॉर्ड हम इसलिए कर लेते हैं बिकॉज एट द टाइम कहीं कोई डिस्टॉर्शन ना आ जाए, कहीं ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि आवाज़ नहीं आ रही, किसी भी पार्टिसिपेंट को ये फ्लॉलेसली चलना चाहिए, इसीलिए डबल मेहनत हो जाती है। एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर सेशन के वक्त भी हम आपके साथ रहते हैं। सो आपके पास वॉल्व टाइप में आता है मिट्रल वॉल्व, ये बाइकास्पिड का दूसरा नाम है, ट्राइकास्पिड, राइट एट्रियम, एओर्टिक एंड पल्मोनरी। तो दो हमने कहा था एट्रियोवेंट्रिकुलर हैं, दो हमने कहा था सेम्बुलुनार हैं। इनकी फिर आपके पास लीफलेट काउंट में 2 3 3 3 आ रहा है। सबबॉडी स्ट्रक्चर क्या है आपके पास मिट्रल के लिए और ट्राइकास्पिड के लिए सेम है बिकॉज ये एट्रियोवेंट्रिकुलर हैं। ये आपके पास कॉर्डाई टेंजिनाई और पेपिलरी मसल्स हैं। एकॉस्टिक एसोसिएशन, S1 साउंड, S1 साउंड। अब ये जो साउंड आपके पास आ रहे हैं ये हार्ट साउंड्स हमारे पास, जिस तरह आप लबडब पढ़ते हैं इस तरह आपके पास हार्ट की ये साउंड्स होते हैं, और इन साउंड्स को ही आइडेंटिफाई करके हार्ट मर्मरिंग पढ़ी जा रही होती है। हार्ट मर्मरिंग एक अलग टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक अलग से हम बात कर लें हार्ट मर्मरिंग पर, लेकिन इतना हम याद रखते हैं, एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हार्ट साउंड है लबडब, ये लबडब आपके पास क्लोजर ऑफ वॉल्व से बनता है। लब साउंड आपके पास बनता है जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं, डब साउंड आपके पास बनता है जब आपके सेम्बुलर वॉल्व क्लोज हो रहे होते हैं। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में आप कहते हैं सर मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स या रिगोरजिटेशन हो सकती है। आईवी ड्रग यूजर्स जो हैं, जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, उसमें सबसे कॉमन इशू आपके पास एंडोकार्डाइटिस का आता है। एओर्टिक में और पल्मोनरी में हम कहते हैं सर इट कुड बी अ बाइकास्पिड एओर्टिक वॉल्व और इट कुड बी टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट या पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये इनकी पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ हम मूव करते हैं, कोरोनरी आर्टीरियल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर हम जो इतनी वक्त से बात कर रहे थे, आइए थोड़ा सा तफसील से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रिया, देन उसके बाद आपके पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मल्टीपल आर्टरीज आपको नज़र आ रही हैं।
ये एंटीरियर व्यू है आपके पास एंड दैट इज़ द पोस्टीरियर व्यू, जिसमें अब आपके पास आपको मल्टीपल आर्टरीज़ के साथ साथ आप कॉरोनरी देख रहे हैं। और कॉरोनरी की जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स दीज आर द आर्टरीज़ जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं और इनमें प्योर ब्लड मौजूद है। ये हार्ट की पंपिंग के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये एक जर्नल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आता है इसका। ना कोरोनरी परफ्यूजन डायनामिक्स एंड ड्रेनेज, यानी आपके पास हार्ट में जो कोरोनरी है उसका इनपुट और आउटपुट को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं सर डायस्टोलिक डोमिनेंस। डायस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। सो कोरोनरी परफ्यूजन विल अकर ऑलमोस्ट entirely during the ventricular diastole when myocardial compression or on intramural arteries ceases। तो कोरोनरी परफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती हैं जब आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। मायोकार्डियल एक्सट्रैक्शन रेशियो, नाउ हाई ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट रेट 70 to 80% रिट्रेस। द फ्लो मस्ट स्केल लीनरली टू मीट ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपके पास एक्सेसिव ऑक्सीजन मौजूद होती है, आप हार्ट को बेयर नहीं कर सकते कि वो एंजाइना पेक्टोरस की तरफ मूव करे। ऑटो रेगुलेशन, आपके पास ऑटो रेगुलेशन मुराद है खुद ब खुद काम करना। तो कुछ मेटाबॉलिक वेजोडाइलेटर्स आपके पास हैं जैसे एडेनोसाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके यूँ समझ लें कि सिग्नल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ना शुरू होती है वेजोडाइलेशन शुरू हो जाती है। वेजोडाइलेशन का मतलब है इंक्रीज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, जिससे आपके पास मूवमेंट ऑफ ब्लड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। वेनस ड्रेनेज सिस्टम में कोरोनरी साइनस इज़ द लार्ज वेनस चैनल सिटिंग ऑन द पोस्टीरियर एवी ग्रूव्स दैट ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम। मैं यहाँ पर अब आपको दोबारा अगर पिक्चर की तरफ लेकर आता हूँ तो इसमें ये कोरोनरी साइनस आप देख रहे हैं। Blue color is basically explaining deoxygenated blood and red color is explaining the oxygenated blood. So coronary sinus is the area जिसमें deoxygenated blood है और वो right atrium की तरफ जा रहा है, because पूरी बॉडी का जो deoxygenated blood होता है वो सबसे पहले right atria की तरफ मूव कर रहा होता है। Great cardiac vein that runs with the left atrium drains into the interior left ventricle। ये डायरेक्टली आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। Thebazian vein, these are the small valveless venous channel। नाउ वॉल्व से अब क्या मुराद है, देखो आर्टरीज़ और वेन्स में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमें ये भी मिलता है कि आर्टरीज़ में वॉल्व्स नहीं हैं, वेन में वॉल्व्स हैं, ताकि वन वे ब्लड फ्लो हो। वन वे ब्लड फ्लो का मतलब है एक ही तरफ खून जा रहा होगा, बैक नहीं हो, डायरेक्ट हार्ट की तरफ जाना है। बट दीज आर द स्मॉल वॉल्वलेस वेनस चैनल that drain directly into the internal heart chambers contributing to the physiological shunt। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि all the veins contain valves except, so Thebazian veins are those जिनमें आपके पास valves mention नहीं होते। यहाँ पर हमने ये लेबल नहीं हुआ हुआ है, वरना हम इसमें अभी इसको भी देख लेते। Now the intrinsic conduction system, कंडक्शन कैसे हो रही है, ये कंडक्शन आपको दिखाई जा रही है। कंडक्शन जो स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो बन रहा है आपके पास, वो बन रहा है साइनो एट्रियल नोड से। साइनो एट्रियल नोड से इम्पल्स जनरेट होकर मूव करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर, जहां वो 0.1 सेकेंड का डिले लेता है और उसके बाद उसकी कंडक्शन होती है। ये ऐसे नोड यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है और ए बी नोड आपको दिखाया जा रहा है। ऐसे नोड को हम पेसमेकर का नाम देते हैं। पेसमेकर से मुराद होती है आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रिदम जनरेट कर रहा है। पेस से मुराद यहाँ पर रिदम है, और अगर ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल बैटरीज भी लगती हैं हार्ट में, और तो इलेक्ट्रिकल बैटरी लगने का मतलब है कि आपका पेस मेकर नॉर्मल काम नहीं कर रहा होता। सो साइनोएट्रियल इज़ द हार्ट प्राइमरी पेस मेकर दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 60 से कम और 100 से ज़्यादा डेंजरस। ऑन एवरेज हम कहते हैं इट इज़ 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन ये आपके पास आइडियल कंडीशन में आता है। Atrioventricular node, it is located at the Koch triangle and introduce a 0.1 second delay to ensure the ventricular filling। 0.1 second का delay ventricular filling कर रहा है। Bundle of His and Purkinje fiber, they extend down the septum, branching into the left and right bundles, terminate करते हैं Purkinje पर, जो fastest conduction कर रहे हैं, that is 4 meter per second। 4 meter per second for the body is the fastest conduction जो परफॉर्म होने जा रही है यहाँ पर। ये Purkinje fibers हैं, ये कंडक्शन करने जा रहे हैं, ये फास्ट कंडक्शन करते हैं। ये आपके पास बंडल ऑफ हिस है।
जिसे आप एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसे डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा आसान करके आपके सामने लेकर आऊँ। ना पार्ट 2 इज़ द एडवांस एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द वेसल्स। वेसल्स आर इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, नॉट हार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। हार्ट के साथ साथ वेसल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये पाइपलाइंस हैं जिनके थ्रू आप मूव करके जा रहे हैं। अगर ये मौजूद नहीं होंगी तो आपके पास मूवमेंट नहीं होती। आप कहते हैं सर माइक्रोवास्कुलर हिस्टोलॉजी ऑफ द 3 ट्यूनिक्स। ट्यूनिक का मतलब होता है मेम्ब्रेन। सो 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जिसको हम नाम देते हैं इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया या एक्सटर्नम। सो ट्यूनिका इंटिमा इज़ द इंटरनल लेयर। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो सबसे बाहर जो आपको लेयर नज़र आ रही है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है। दरमियान में जो आपको लेयर नज़र आ रही है वो ट्यूनिका मीडिया है, और अंदर की तरफ जो आपको लेयर नज़र आ रही है वो ट्यूनिका इंटिमा है। ये आपके पास एक इलास्टिक आर्टरी के लिए तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ट्यूनिका इंटिमा कम है। मस्कुलर आर्टरी में आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा है, और आर्टीरियोल में आप देख रहे हैं कि ट्यूनिका मीडिया एक्सेसिव हुई हुई है। यही डिफरेंस आपको डायग्रामेटिकली समझाया जा रहा है। देखते वक्त हमें इसको बहुत अच्छे से फिर समझ में आता है। आर्टरीज़ में और वेन्स में ये तीनों लेयर्स मौजूद होंगी। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के पास भी है और वेन के पास भी है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड मस्कुलर आर्टरी। इलास्टिक आर्टरीज आर कंडक्टिंग आर्टरीज and muscular arteries are distributing arteries. Example aorta, pulmonary trunk, brachiocephalic, carotid, ये conducting arteries हैं. Radial, femoral, splenic, renal arteries ये distributing arteries हैं. Wind castle effect हम कहते हैं they are highly elastic valve, expand during the systole and recoil during diastole. ये बहुत इलास्टिक हैं जिनमें आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रिकॉयल बहुत ईजी हो जाता है। हिस्टोलॉजी में हम कहते हैं दे आर डोमिनेटेड बाय कंसेंट्रिक फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमेलाई विद अ वाइट ट्यूनिका मीडिया। वाइट ट्यूनिका मीडिया आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आपके पास इलास्टिक है, जिसमें ट्यूनिका मीडिया आपके पास एक्सेसिव दिख रहा है, और ल्यूमेन वो पार्ट है जहाँ से ब्लड बेसिकली सप्लाई हो रहा होता है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं सर वेजोएक्टिव कंट्रोल, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स इन द मीडिया, रेगुलेट द लोकल ब्लड फ्लो। वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन कंट्रोल करता है, और इसके हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफायर में इंटरनल इलास्टिक लैमिना और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना सेल मौजूद हैं। कैपिलरीज में जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कैपिलरीज आर द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जिनकी मूवमेंट आपके पास इन एंड आउट ऑफ द सेल हो रही है। आर्टरी, आर्टीरियोल कैपिलरी, देन कैपिलरी, वेनियोल वेन। सो कैपिलरी सब टाइप में आपके पास अब यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ आते हैं, जिसमें एंडोथीलियल कंटिन्यूटी, बेसमेंट मेम्ब्रेन साइड, प्राइमरी एनाटॉमिकल लोकेशन कहाँ मौजूद हैं तो कंटिन्यूस आर इन द ब्रेन, मसल्स, लंग्स एंड स्किन्स। दे हैव हाई रेगुलेटेड ट्रांजिट। ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पास वो एरिया है, देखो आपकी पूरी बॉडी में हर जगह पर हर चीज़ बहुत आराम से घूमती है। कोई भी ड्रग आप लेते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट पार्टिकल होता है, वो पूरी बॉडी का बड़ी आसानी से चक्कर लगाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ब्रेन वहाँ पर आपके पास स्पेशल बैरियर्स मौजूद हैं जो हर पार्टिकल को मूव नहीं करने देते। ब्रेन आपका हेडक्वार्टर है, तो आपके पास वो हाई रेगुलेटेड ट्रांजिट में भी मूव कर रहा होता है, बिकॉज इसमें कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई आपको देना है। फेनेस्ट्रेटेड हम कहते हैं सर इट कंटेन पोर्स, ये किडनीज़ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है, इसमें फ्लूइड मूवमेंट हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। एंड साइनोसाइडल जिसे आप डिसकंटिन्यूस कह रहे हैं, दे आर फाउंड इन द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। ये मैसिव मैक्रोमोलिकुलर और सेलुलर पैसेज के लिए प्राइमरीली यूज़ किया जाता है। देन माइक्रो सर्कुलेशन एंड स्टार्लिंग फोर्सेस। थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर फिज़िक्स की बात करते हैं, देखें बहुत सारी जो हमारे पास साइंस में चीज़ें हैं उनको फ़िज़िक्स इन्वॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए अक्सर आप अपने कोर्सेज़ में मैथमेटिक्स, स्टैट्स, बायोस्टैट्स इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अब तो आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसमें एक चीज़ें पढ़नी होती हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना, लेकिन अगर आपके पास अब इस पिक्चर को यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट है कैपिलरी का, ये वेनियोल है। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर है, ब्लड में आपके पास प्लाज्मा मौजूद है, 55% वाटर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो लिम्फेटिक्स के थ्रू रिटर्न होना है वो भी इन्हीं एरियाज़ में आ रहा है। तो आप इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं KFPC माइनस PI देन डेंसिटी पाई माइनस डेंसिटी आई।
जहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। Pc/Pi इज़ द कैपिलरी एंड इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पाई सी एंड पाई आई इज़ बेसिकली द कैपिलरी एंड interstitial oncotic pressure, and kf upon the density is basically the filtration coefficient. तो इन मल्टीपल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं जो इन और आउट हो रहा होता है। वेनस सिस्टम एंड कैपेसिटेंस मेंटेनेंस में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। सर स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम है, वेन्स थिन वॉल्स होती हैं, ल्यूमेंस वाइड होता है, पुअरली डिफाइंड होते हैं इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन पर। ये आपकी पूरी बॉडी का 60 to 40% सिस्टमिक ब्लड होल्ड करते हैं। इसमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल रखता है और जो इसकी एक्सटर्नल लेयर है वो थिक होती है। ऑक्सिलरीज जो आपके पास रिटर्निंग है उसमें सेलुलर वॉल्स हैं या स्केलेटल मसल पंप हैं या रेस्पिरेटरी पंप हैं, तो ये हम उसमें उनको कंसिडर करते हैं। दे आर एंडोथेलियल फोल्ड प्रोजेक्शंस दैट प्रिवेंट द रेट्रोग्रेड फ्लो। ये लोअर लिम्स में बहुत प्रोमिनेंट होंगे। आपके पास स्केलेटल मसल पंप, आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डीप लिम्ब मसल्स कंप्रेसिंग द वेन ड्राइविंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी रिवर जो लेकर जा रहे हैं आप हार्ट के पास, और लिम्ब से अगर आप जा रहे हैं तो आप इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी पंप हम कहते हैं नेगेटिव इंट्राथोरेक्सिक प्रेशर जनरेट होगा ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जो वेनस ब्लड को सक करेगा राइट एट्रियम में, बिकॉज राइट एट्रियम में अगर ब्लड नहीं आएगा तो आपकी कार्डियक साइकिल कंटिन्यू नहीं हो रही होती। नाउ पार्ट 3 इज़ द कार्डियक साइकिल मैकेनिक्स एंड हेमोडायनामिक्स, जिसमें हम प्रेशर और वाल्वुलर साउंड्स को हल्का सा टच करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ऑल्दो हम बहुत हाई डिमांड टॉपिक पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि हम उसे बहुत आसान करके समझें। फेजेस आपके पास हैं एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, जिसमें अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कौन सा वॉल्व ओपन है कौन सा क्लोज है। एट्रियल सिस्टोल में एवी वॉल्व ओपन है, सेमिलुनर क्लोज है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में दोनों क्लोज हैं। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में एवी क्लोज है, सेमिलुनर ओपन है। प्रेशर में आप कहते हैं एट्रियल प्रेशर ज़्यादा है वेंट्रिकल से। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा है एट्रिया से। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम स्टेट में आप कहते हैं सर आपके पास कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आइसो का मतलब सिमिलर है, सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक में कोई चेंज नहीं हो रहा। रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में आप कहते हैं डिक्रीज़ हो रहा है आपके पास वॉल्यूम। देन वेंट्रिकुलर प्रेशर लूप्स में ये आपके पास आता है की लूप्स, ABCD जो हम नाम दे रहे हैं, जिसमें A आपके पास है मिट्रल वॉल्व का क्लोजर, B आपके पास एओर्टिक वॉल्व ओपनिंग है, C आपके पास एओर्टिक वॉल्व क्लोजर है, D आपके पास मिट्रल वॉल्व क्लोजर है, ओपनिंग है सॉरी। सो इट कॉरिस्पॉन्ड टू द एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक वॉल्यूम ख़त्म हो रहा है, मार्क द स्टार्ट ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। देन B में आपके पास वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड कर रहा है एओर्टिक प्रेशर से, तो आपके पास इजेक्शन अब स्टार्ट हो रही है, यानी मूवमेंट हो रही है। C में आपके पास वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप कर रहा है एओर्टिक प्रेशर से, तो ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में D में आपके पास, तो D में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप कर रहा है बिलो द एट्रियल प्रेशर, और आपके पास ये मार्क करता है स्टार्ट ऑफ द फिलिंग। सो ये आपके पास A, B, C और D जो मेंशन हुए हुए हैं, इनकी स्टोरी आपको यहाँ दिखती है। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं वल्वुलर एकॉस्टिक्स, यानी अब यहाँ पर आपके पास जो हार्ट साउंड जनरेट हो रही है हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आपके पास फिजियोलॉजिकल हार्ट साउंड में S1 और S2 हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सर हमारे पास जब क्लोजर होता है एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व का, यानी मिट्रल और ट्राइकस्पिड जब बंद होते हैं तो आपके पास पहला साउंड जनरेट होता है जिसको आप नाम दे रहे हैं लब, और जब आपके पास सेमिलुनर वॉल्व क्लोजर होता है तो आपके पास सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होता है जिसको आप नाम देते हैं डब। तो आपके पास ये जो लब और डब जनरेशन हो रही है ये बेसिकली आपके पास S1 और S2 कहलाते हैं। S3 और S4 आपके पास वेंट्रिकुलर गैलूप्स और एट्रियल ग्लूप कहलाते हैं। सो दे आर हर्ड इन अर्ली डायस्टोल ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग, और S4 में हम कहते हैं हर्ड इन लेट डायस्टोल ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो आपके पास लब डब के साथ जो वेंट्रिकुलर और एट्रियल ग्रुप बन रहा होता है ये S3 और S4 कहलाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम एक बहुत छोटे से MCQs क्विज टाइप डिस्कशन पर। ये आपके पास कोई एग्ज़ाम क्विज नहीं है, इसमें मैं खुद ही आपको आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा और बताऊंगा। अब आपने चैट पर एक्टिव रहना है। और इससे पहले अब हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं। आपके सामने चैट पर एक लिंक शेयर किया जा चुका है जिस लिंक में आपको अपनी आज की अटेंडेंस
फिल करनी है। इस लिंक को अपने पास अभी कॉपी करके रख लें और इस लिंक का टाइम वर्कशॉप के आधे घंटे बाद तक होगा। आप इसको आधे घंटे तक फिल कर सकते हैं वर्कशॉप ख़त्म होने के। उसके बाद अगर आप फिल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, फॉर्म बंद कर दिया जाएगा। अभी फिल कर सक रहे हैं, अभी फिल कर लें, सेव रख लें इसको कॉपी करके अपने पास, ताकि आप उसको रख लें और आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं अगर, तो हमारे पास आता है पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एन ऑक्यूलेशन ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी इज़ मोस्ट लाइकली टू सफ़र इन्फाक्शन ऑफ विच हार्ट स्ट्रक्चर। सो अब बेसिकली उसने आपको बता दिया लेफ्ट एंटीरियर, सो दैट इज़ द एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बिकॉज उसी एरिया में आपके पास ये मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच हिस्टोलॉजिकल फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रैपिड इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन एडजेसेंट कार्डियोमायोसाइट्स। तो या तो हमने कहा था सर जो गैप जंक्शंस मौजूद होंगे जिन्हें हम नेक्सस का नाम दे रहे थे, जहाँ पर आपके पास रैपिड ट्रांसफ्यूजन हो रही थी, रैपिड इलेक्ट्रिकल मूवमेंट हो रही थी, तो यहाँ उसने वो टर्म इस्तेमाल किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी सबटाइप इज़ फाउंड इन द लिवर एंड स्प्लीन परमिटिंग द पैसेज ऑफ होल रेड ब्लड सेल। तो इनको हमने नाम दिया था साइनोसॉइडल कैपिलरीज का। और मैं देख रहा हूँ चैट पर आप लोग मुझसे पहले जवाब लिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो बातें पूरे सेशन में हमने समझी हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कांस्टेंट। सो व्हेन वी आर सेइंग द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट मीन्स आपके पास जो है वो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन आ रही है, बिकॉज उसने सेम सिमिलर कहा है। नेक्स्ट आपके पास है विच स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ द हार्ट इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव सर्विंग टू डीकपल द एट्रियल एंड वेंट्रिकल मसल। ये बात हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि दैट इज बेसिकली द फिब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट आपके पास है 62-year-old पेशेंट विद सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस इज फाउंड टू हैव अ स्टिफ थिकन लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्व, व्हाट एबनॉर्मल डायस्टोलिक साउंड। तो जो आपके पास डायस्टोलिक साउंड आ रही थी वो S4 थी, S1 और S2 तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, चूँकि वो आपके पास एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व से आती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फिजिकल फंक्शन ऑफ द इलास्टिक आर्टेरियल नेटवर्क इन हेमोडायनामिक्स। इट बेसिकली कन्वर्ट द पल्सेटाइल फ्लो टू द कंटिन्यूस फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डिक्रीज ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड डीप इंस्पायरेशन कंट्रीब्यूटिंग टू एन इंक्रीज वेनस रिटर्न। तो दैट इज बेसिकली इंट्राथोरैक्सिक प्रेशर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके पास 32 mm है और प्लाज्मा ऑनकोटिक आपके पास 25 mm है। सो व्हाट इज़ द नेट फ्लूइड 32 - 25 दैट इज़ +7। आप हमेशा याद रखिएगा कि आप कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से प्लाज्मा ऑनकोटिक को माइनस करते हैं। अगर मैं कहता कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक 25 है और प्लाज्मा ऑनकोटिक 32 है, तब आपका आंसर माइनस में आता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ द conduction system possess the slowest conduction velocity allowing adequate ventricular filling। so that is basically AV node जो 0.1 सेकेंड का डिले लेता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को आज की इस वर्कशॉप में की जाने वाली तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अटेंडेंस का फॉर्म आप लोगों के सामने मौजूद है, आप उसे फिल कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च करें, हम इस तरह की वर्कशॉप्स दें आप लोगों को, ताकि हम हाई टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। आपके फीडबैक्स के लिए फॉर्म में भी हमने कॉलम ऐड कर दिया है, एल्स आप व्हाट्सएप पर भी फीडबैक दे सकते हैं हमें कि ये वर्कशॉप का जो भी कंटेंट था, तमाम चीज़ें कैसी थी, कोई इम्प्रूवमेंट अगर हमने करनी है तो वो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए बताइएगा कि हम नेक्स्ट वर्कशॉप में कौन सा टॉपिक रखें जिसमें हम उस टॉपिक को समझें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। ये वीडियो लेक्चर अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नॉलेज हम सब आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तकरीबन हम जो है वो 50 मिनट्स साथ रहे, आप इस सब चीज़ों को सुन रहे थे अच्छे तरीके से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।